दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी लखनऊ आए हुए हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ आने का मकसद क्या है। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, क्या पूरा मकसद है? एक्चुअली एक आयोजन कल था जिसमें हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की कल जयंती थी। एक तो उनकी जयंती का आयोजन था, एक साहू जी महाराज जी की आज जयंती है, तो कल भी उसको मनाया गया और आज साहू जी महाराज और संत कबीरदास जी की जयंती का प्रोग्राम है, उसमें एक्चुअली मैं आया था। और सर, यहाँ पे छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है और कहा जाता है, माना भी जाता है कि वो आरक्षण के जनक हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार आरक्षण को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि संवैधानिक जो हक है वो नहीं दिया जा रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि आरक्षण अब शब्द मात्र रह गया है। ईमानदारी से देखा जाए तो आरक्षण को धीरे धीरे सरकारों ने मिलकर उसको साजिश के तहत ख़त्म किया है। अब एक एक पोस्ट के ऊपर विद इन SC ST और विद इन OBC इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है और वैकेंसीज़ है नहीं। ऊपर से वो रोस्टर सिस्टम में इतना चालाकी से साजिश की गई है कि वैकेंसीज कम निकाली जाती है तो रोस्टर में पहला, दूसरा, तीसरा 3 वैकेंसी तो सीधी जनरल को जाती है, चौथी OBC को जाती है, 5वीं भी जनरल, 6ठी भी जनरल, 7वीं SC को जाती है। तो अगर आप ईमानदारी से देखें तो कहने को तो है 49.5% SC ST OBC का आरक्षण, लेकिन प्रैक्टिकली सच्चाई जब देखते हैं हम, जो वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें SC ST OBC तीनों को मिलाकर केवल 20-25% रिजर्वेशन मिल पाता है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादातर जगह पे 8, 9, 10 इतनी निकलती है, ज़्यादा निकलती नहीं है। और दूसरी तरफ ज़्यादातर भारतीय सरकार के उपक्रमों को घाटे में पहुंचाकर बेच दिया गया। जो उपक्रम करोड़ों, हज़ारों करोड़ का फ़ायदा कमा के दिया करते थे, वो घाटे में पहुंचा के बेच दिए गए। जो बिक गए वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। हमारी रिजर्वेशन ख़त्म हो गया है प्राइवेटाइज होने के बाद, और ऊपर से ठेकेदारी प्रथा लागू करके जो मौका होता था इन वर्गों का आगे बढ़ने का, उसको लगभग बर्बाद कर दिया गया है। तो ये तो आरक्षण एक तरीके से धोखा हो गया। जो 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था वंचित वर्ग के लोगों के लिए की थी, और केवल पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, उनके लिए हॉस्टल भी बनाए थे। सरकारी ठेकों में उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी की भी बात उस वक्त वो सुनिश्चित कर चुके थे। उस बात को देखा जाए तो आज तो ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के राजनीतिक नेता हैं, कहीं ना कहीं उनका दोष है कि जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त जिस मजबूती के साथ उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी उन्होंने नहीं उठाई, और धीरे धीरे हाथ से सब कुछ चला गया है। लेकिन सर, जब समाज की बात आती है तो देश के राष्ट्रपति दलित हैं और प्रधानमंत्री जो है खुद को भी पिछड़ा वर्ग से बताते ही हैं, और इस तरीके के जब बनने से कुछ नहीं हो रहा है। जब तक वो नीतियाँ जो उनके लिए बनी थी वो ढंग से लागू ना हो, वो लागू ढंग से करने की तो दूर की बात है, जो नीतियाँ बनी थी धीरे धीरे उनको ही ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे में उम्मीद किससे करें? राष्ट्रपति बन जाने से तो कुछ नहीं होगा ना। आपका कॉलेजियम सिस्टम में कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपके लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज तो बन नहीं पा रहे हैं, इक्का दुक्का कभी कभी कोई बनता है। और ऊपर से गलत नीतियां सरकारें बनाती हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं, और गलत नीतियों पर खुद ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डलवा देते हैं ये लोग, और उसमें ढंग से पैरवी ना करके खुद ही उसको, इस पर सरकारी मतलब जो योजनाएं जिसको जनता पसंद नहीं करती है उस पर कोर्ट से वो मोहर लगवा देते हैं। क्योंकि कोर्ट के सामने तो देखो, कोर्ट की आंखों में तो पट्टी बंधी है। कोर्ट के सामने जो प्रस्तुत किया जा रहा है, अगर वो ढंग से सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा जाए, उस पर ढंग से लॉजिकल आर्गूमेंट ना हो और कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाते, तो फिर वो कोर्ट आपकी बात को तो नहीं मानेगी। और वो डालने वाले ही अगर पहले से ये तय करके डालता है कि इसको एक तरीके से उस योजना पे मोहर लगवानी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के हक और अधिकार को योजनाबद्ध तरीके से छीना जा रहा है। सर, चुनाव के पहले मुद्दे उठते हैं कि जातिगत जनगणना की मांग की जाती है। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है, आपकी पार्टी समर्थन में है क्या? देखिए, मैं इसके समर्थन में हूँ। पार्टी में तो अभी इस स्तर पे कोई चर्चा हुई नहीं है, और वहाँ किसी ने इस बात को उनके सामने रखा भी नहीं है। पिछड़े वर्ग के भी MLAs हैं
जब तक देखिए बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना तो ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए भी है जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के सामने कहते हैं हमारा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एम नागराज वाले केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले डिसाइड कर चुका है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए डाटा होना चाहिए, डाटा के लिए सर्वे होना चाहिए। कोई सरकार सर्वे ही नहीं कराए, और अगर यही ना पता हो किस जाति की कितनी जनसंख्या है तो फिर उसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कितना होगा ये कैसे पता चलेगा। तो जातिगत जनगणना होना ज़रूरी है ताकि डाटा कलेक्ट हो सके और उनका प्रतिनिधित्व पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये पता लग सके। लेकिन उसको करने में तो केंद्र सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। अब जिन वर्गों के लिए वो होना है वो वर्ग ही के लोग आधे से ज़्यादा सांसद हैं उस सत्ताधारी दल में केंद्र के अंदर, वही उस बात को वहाँ उठा नहीं पा रहे हैं, तो फिर उनको न्याय मिलेगा कैसे? इन वर्गों को न्याय नहीं मिल सकता। बिहार से सर शुरुआत हो रही है जातिगत जनगणना की, वहाँ पे सत्ता पक्ष भी सहमति बना रहा है, हालांकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में है, विपक्ष भी सहमति है। ऐसे लगता है कि ये शुरुआत अच्छी है, हो सकता है कि आगे दूसरे राज्य तौर पे ये शुरुआत अच्छी है और इसके नतीजे भी अच्छे आएंगे। इससे कुछ तस्वीरें साफ होंगी और दूसरी सरकारों पर भी एक तरीके से इसके प्रति मान्यता बढ़ेगी कि जब वहाँ की सरकार कर रही है और जनता चाहती है, ओबीसी के लोग चाहते हैं उनकी जनगणना होनी चाहिए, पशु पक्षियों तक की तो जनगणना हो रही है, कितने टाइगर बचे हुए हैं अभी इस तक की तो जनगणना हो रही है। तो उनको सही अगर अधिकार देना है तो उसकी जनगणना तो करना जरूरी ताकि पता लगे उनकी संख्या कितनी है और सरकार में उनके लोग कितने आ पाए, रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट है या नहीं है। तो ये तो तभी पता चलेगा जब जनगणना हो। सर प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के तमाम तरीके के आंदोलन हुए और आपको भी पता है कि केंद्र सरकार में कानून अटका हुआ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और राज्यों के पाले में गेट डाल दी है कि वो अपने यहाँ से उसका एक आंकड़ा जारी करें। दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी आपकी सरकार है, क्या आप लोग जारी करेंगे सर? देखिए मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये सारे जनगणनाएं और ये सारे आंकड़े होने चाहिए और प्रतिनिधित्व सब जगह, सरकारों में भी, सरकारी ठेकों में भी और इसके साथ साथ प्रमोशन में भी एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सबका। और कोई ये तो मांग ही नहीं रहा हमें छूट दो, वो यही तो कह रहे हैं हमारी जितनी जनसंख्या उतना प्रतिनिधित्व दो, तो उसमें छूट की तो बात हो ही नहीं रही है और वो लोग अवेलेबल भी हैं। तो मुझे तो लगता है ये बहुत ज़रूरी है, सबके लिए न्याय सुनिश्चित होना चाहिए और हम लोग तो न्याय के पक्ष में हैं। सर आपने दिल्ली में एक आदेश जारी किया है, चूँकि आप समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं, आपने आदेश दिया है कि हरिजन की जगह पे डॉक्टर अंबेडकर शब्द का जो है प्रयोग होना चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए पहली बात तो ये शब्द ही एक डेरोगेटरी शब्द हो गया है, लोग इसको हेय दृष्टि से देखते हैं और हमारे समाज के लोग इस शब्द को पसंद भी नहीं करते हैं। इसके ऊपर पार्लियामेंट्री SC/ST वेलफेयर कमेटी ने भारत सरकार को रिकमेंडेशन 2012 में दी थी कि ये डेरोगेटरी शब्द है, समाज इसको पसंद नहीं करता, इस शब्द को हटाया जाए। और फिर केंद्र सरकार ने ये बात उस रिकमेंडेशन के आधार पर तमाम राज्यों की सरकारों को भी चिट्ठी लिखी कि आप इस शब्द को हटाइए। अभी तक अनफॉर्चुनेटली किसी राज्य ने इस पर कदम नहीं उठाया। जब मेरी नोटिस में आया मैंने उस पर फिर अपने विभाग के द्वारा इस पर कार्रवाई शुरू की कि शब्द को हटाया जाना चाहिए और इस शब्द की जगह पर जहां अंबेडकर बस्ती है, अंबेडकर गली है, जहां पर हरिजन बस्ती या हरिजन मोहल्ला लिखा हुआ है उस शब्द को बदल के उसकी स्थान पे डॉक्टर अंबेडकर बस्ती, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, डॉक्टर अंबेडकर मोहल्ला कर दिया जाए। तो या हरिजन गली है तो उसको डॉक्टर अंबेडकर गली कर दिया जाए, तो एक सम्मान भी बढ़ेगा। और वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन है जिसको भारत सरकार ने सभी राज्यों के लिए रिक्वेस्ट किया था कि वो करें इसको लागू, वो भी लागू हो जाएगा। सोशल मीडिया पे मैं सर देख रहा था जब ये आपका डिसीजन आया तो कई लोग उसके समर्थन में भी थे और कई लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर को ये सीमित करने वाली बात हो जाएगी कि अगर कोई दलित है, बस्ती है तो वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर तो सबके हैं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर सबके हैं इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। उनकी विचारधारा को मान के उस पर चलने की जरूरत है। वो तो एक डेरोगेटरी शब्द को हम सिर्फ बदल रहे हैं,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सीमित थोड़ी ना कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो एक बहुत ही महान और दुनिया की बहुत एक विशाल विचारधारा के धनी हैं। उस विचारधारा को तो जहाँ जहाँ भी वो फैलेगी वहाँ वहाँ विकास होगा, वहाँ वहाँ खुशहाली आएगी। आज़ादी के बाद दलितों के वर्ग को देखा जाए तो समृद्धि आई है, लेकिन अम्बेडकरी मिशन लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। क्या मानते हैं कि हम तो सक्षम होते जा रहे हैं लेकिन मिशन कमज़ोर होता जा रहा है? नहीं, अम्बेडकरी मिशन कमज़ोर नहीं हो रहा है। अम्बेडकरी मिशन में बीच में कुछ ठहराव आया था, लेकिन पिछले 8-10 सालों में अम्बेडकरी मिशन ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रहा है। पहले क्या था कि हमारे जो लोग जवान अम्बेडकरी मिशन से जुड़े वो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ चले गए, लेकिन उन लोगों ने अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को अम्बेडकरी मिशन का ज्ञान नहीं दिया। वो लोग दोषी हैं। आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी औरतें वो खुल के उस विचारधारा के साथ खड़ी होकर अपनी बात को रख रही हैं। लेकिन ये अभी कुछ ही सालों में हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जो विचारधारा एक तरीके से सिकुड़ रही थी, अब उस विचारधारा का एक्सपेंशन हो रहा है। उस विचारधारा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और आने वाले समय में ये बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। मैं इसके लिए आपको आश्वस्त करता हूँ और मैं स्वयं उसी विचारधारा को बढ़ाने के लिए रात दिन 24 घंटे 7 दिन मिशन जय भीम के माध्यम से, अपनी पूरी टीम के माध्यम से इस पे ऑलरेडी मैं खुद भी काम कर रहा हूँ और भी हमारी हज़ारों संस्थाएं और लाखों लोग इस मूवमेंट पे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है, धीरे धीरे उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी जो नहीं बन पा रहा था वो अब काफ़ी बेहतर तरीके से समन्वय होना शुरू हुआ है। सर, अभी कई जगहों पे हम मामले आए हैं, खास करके पीजीआई में मामला आया है कि आरक्षण जो बीएससी नर्सिंग की जो सीट है उसमें आरक्षण के साथ भेदभाव किया जा रहा है, एसटी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। कई सालों से हो रहा है। ये तो सच्चाई है कि सरकारें और सरकारों में बैठे हुए लोग वो आरक्षण के साथ साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी नीयत उसको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को जिस मजबूती के साथ अपने इस मुद्दे पर लड़ना चाहिए था, उन्होंने उसको उस तरीके से नहीं लड़ा और बाबा साहेब उसे अंधकार से, पाखंडवाद से, अंधविश्वास से बाहर निकाल के बौद्धमय भारत का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन वो बुद्ध के मार्ग पर चल कर अपने बच्चों के भविष्य को विकास के दृष्टि पर लाने की बजाय, विकास के रास्ते पर लाने की बजाय वो अंधकार और अंधविश्वास में घुस गए। इसीलिए ये सारा उनका हसरा हो रहा है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, फूले को, साहू जी महाराज को, संत कबीर, संत गुरु रविदास, तथागत बुद्ध और अपने सारे महापुरुषों की इस विचारधारा को पढ़िए और केवल अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानिए मत, उनको जानिए और उनके विचार को अपने आचरण में लाइए। उसके बाद निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। कोई दुनिया की ताकत आपको डिफीट नहीं दे पाएगी। सर, अंतिम सवाल है, 2 राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, 2 कैंडिडेट हैं, एक एनडीए का है, एक यूपीए का है, चूंकि आप नाम जानते हैं। कौन सा कैंडिडेट आप लोगों को अच्छा लग रहा है? कौन सा अच्छा लग रहा है? हाँ, मतलब किसका समर्थन किया जा सकता है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, ये राष्ट्रपति चुनाव में पार्टियां वोट देती हैं। एमपी एमएलए जिस पार्टी से होते हैं वो पार्टी जिस एक तरीके से जो कंटेस्ट कर रहे हैं चुनाव में, उनके जिसके लिए राजनीतिक पार्टी तय करती है तो वो नेता उसको वोट देते हैं। ये अभी भारत की परंपरा अभी तक यही है। ठीक है, तो अच्छे बुरे पे जाएंगे तो फिर तो बहुत कुछ ऐसा होगा जिस पे बहुत से लोगों को आपत्ति हो जाएगी, परेशानी पैदा हो जाएगी। मेरा ये मानना है, देश में सभी संवैधानिक पदों पर जो ज्ञानवान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जो संविधान की समझ रखते हैं, जो भारत के विकास के बारे में न केवल सोचते हैं बल्कि उसके बारे में उनके अंदर मार्गदर्शन की, एक मार्गदर्शक की भूमिका उनकी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ही ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। मेरा सर, कब तक पत्ते खोल रहे हैं आप लोग? आम आदमी पार्टी कब तक? देखो, अभी पार्टी मीटिंग करेगी, तय करेगी, तब पता चलेगा। अभी तो मैं ये बताने की पोजीशन में नहीं हूँ कि पार्टी क्या तय करती है, चूँकि इस संदर्भ में
अभी तक कोई बात नहीं हुई। अभी चुनाव में लगे हुए थे, चुनाव आज निमट गया है, रिजल्ट आ गया है, जो लोकल बाई इलेक्शन थे। अब इसके बाद अब मुझे लगता है जल्दी ही पार्टी की जो पीएसी बैठ के इस पर चर्चा करके निर्णय लेगी और उसी निर्णय के हिसाब से हम लोग फैसला करेंगे। तो ये थे आम आदमी पार्टी सरकार जो कि केंद्र दिल्ली में चल रही है केजरीवाल की, उस सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं, जिन्होंने आरक्षण सहित कई मुद्दों पर अपना जवाब दिया है और यह भी कहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जल्द ही वो पत्ते खोलेंगे और पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो उसके साथ हैं। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।